हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हो। तो जो आज हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं वही पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए स्लोप हम लोग देखे थे, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्लोप वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम लोग पर्टिकुलर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इक्वेशंस होते हैं जिनसे अपने को स्लोप निकालना पड़ेगा, या फिर अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन के लिए स्लोप कैसे निकालेंगे, ये आज हमको डिस्कस करना है। तो एक एक करके पहले स्ट्रेट लाइन देखा जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक देखा जाएगा, फिर पैराबोला पैराबोला मतलब रेक्टेंगुलर पैराबोला देखा जाएगा, फिर इलिप्स देखा जाएगा, फिर सर्कल देखा जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल देखा जाएगा। तो ये कुछ अलग अलग टाइप का इक्वेशन रहेगा जिसके नेचर से हम लोग ग्राफ स्लोप निकालना सीखेंगे। तो जो सबसे पहला है अपने पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे रखा है तो उसमें हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इक्वेशन देख के पता करना पड़ेगा। अब देखो हर बार तो हम लोग ये करेंगे नहीं कि इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्व करके स्लोप निकालेंगे। अगर कोई इक्वेशन दे रखा है तो अपने को डायरेक्ट पता हो जाना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन है, इसका स्लोप ऐसे निकलेगा, उस फॉर्मूले से निकलेगा। तो अपना काम आसान हो जाएगा। और कई बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में। इस पर डायरेक्ट मतलब एक इक्वेशन दे देगा, उसका स्लोप निकालने दे देगा, या फिर ग्राफ दिया रहेगा, बोलेगा कि इसका स्लोप कैसे निकलेगा। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहला हम लोग स्लोप निकालना सीखेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस का सीखेंगे। अब जब स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो अपने पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कई तरीके का होता है। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में बात करें तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अपने को तीन तरीके का मिलेगा। तो सबसे पहला जो इक्वेशन मिलता है अपने को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक इक्वेशन ही है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। पढ़ा होगा तुम लोग चैप्टर लीनियर इक्वेशन। इसको थोड़ा सा, तो ये है अपने पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसको ने जब दो वेरिएबल आएगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तुम लोग पढ़ा होगा। उसको सॉल्व करके हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते थे। तीन तरीके का बनता था, कोइंसिडेंट, पैरेलल, नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट हो गया, पैरेलल हो गया, और एक क्या होता था, एक तो हाँ ये हम भी बोल रहे क्या, एक होता था सबसे पहले कोइंसिडेंट जो एक दूसरे के ऊपर होता था, फिर होता था पैरेलल जो एक दूसरे के साथ होता था, फिर होता था इंटरसेक्टिंग। तीन तरीके का बनता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। एक दिया रहता तो एक्स वाई का वैल्यू निकाल के हम लोग सॉल्व कर देते। तो मान लो अगर कोई एक इक्वेशन दे रखा है और अपने को इसका स्लोप निकालना है तो हम बार बार सॉल्व करके वैल्यू पुट करके सॉल्व थोड़ी करेंगे, ग्राफ थोड़ी बनाएंगे। तो हमको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और इसका अगर हमको स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकलेगा। तो स्लोप निकालने का इसका एक फार्मूला होता है जिसको अब हम लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या है अपने पास, तो स्लोप हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। इसका फार्मूला होता है माइनस ऑफ ए अपॉन में बी। मतलब जो भी इक्वेशन दे रखा है उसमें ए बी सी जो है वो तो कांस्टेंट है। ए बी सी जो होता नंबर होता है। तो अगर इस इक्वेशन के लिए हमको स्लोप निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन के लिए अपने पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। अगर मान लो इसी इक्वेशन को और तरीके से लिखा जाए तो और तरीका क्या हो सकता है इस इक्वेशन को लिखने के लिए। तो जैसे मान लो अगर हम कर दे बोल दे इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस लिखने को, इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस, और इसी को हम बोल दे इक्वेशन फॉर वाई एक्सिस। अब देखो जब इस इक्वेशन को हम बोल देंगे इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस, कहने का मतलब हो गया इस केस में y इज इक्वल्स टू ज़ीरो लेना पड़ेगा और इस केस में x इज इक्वल्स टू ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो जब हम इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस लिखेंगे या इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लिखेंगे तो इस केस में y ज़ीरो हो जाएगा। y ज़ीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सेम कहानी अगर यहाँ बात कर लेंगे तो y एक्सिस के लिए तो x ज़ीरो हो जाएगा। x ज़ीरो होने का मतलब बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब अगर इन दोनों केस के लिए अगर हम बात कर लिए तो हम क्या ले लिए, y को ज़ीरो ले लिए चाहे x को ज़ीरो ले लिए, तो स्लोप क्या निकलेगा, सोच के देखो, माइनस ए अपॉन बी है। तो इस केस में अपने पास बी है ही नहीं, इस केस में ए है ही नहीं। तो जब हम लोग स्लोप निकालने चाहेंगे तो अपने को पैरेलल लाइन मिलेगा किसके, एक्सिस के। या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा या तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलेगा। तो ये एक इक्वेशन हो गया स्ट्रेट लाइन का जिसको हम लोग सॉल्व करके स्लोप निकाल सकते हैं। और अगर कोई भी एक इक्वेशन मतलब कोई भी एक वेरिएबल अगर ज़ीरो हो गया तो अपने को जो ग्राफ मिलेगा या जो स्लोप मिलेगा वो पैरेलल मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट मिलेगा। किसके, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के। अब इसी में दूसरा केस डिस्कस कर लिया जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में ही दूसरा केस। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में जो दूसरा केस है अपने पास, दूसरा इक्वेशन है अपने पास,
वो है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। या फिर इसको हम बोल दें y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, या फिर बोल दें y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, अब यहाँ तो ये तो पता है कि ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं y में लिखे हैं। ठीक है, मतलब गिवन इक्वेशन y में दिया हुआ है, और यहाँ पे जो m होता है, m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, जो यहाँ पे कहानी था। तो m इज़ क्या अपने पास स्लोप, और जो c है c इज़ इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे, देखो इसको तो हम ग्राफ से समझ लेते हैं, इसके लिए हम ग्राफ नहीं बनाए, इसको तो बस वर्बली समझाने की कोशिश की। इसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे। जैसे मान लो अगर अपने पास कोई ग्राफ है, ये लेते हैं ये, ठीक है, ये अपने पास, ठीक है, ये ग्राफ ले लिया। अगर हम लोग बात कर ले y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है, इंटरसेप्ट है। सबसे पहले हम बनाते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स। तो अगर हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ बना रहे हैं तो वो ग्राफ कुछ यहाँ से बनेगा, ओरिजिन से। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये है y इज इक्वल्स टू एम एक्स का, इस पर लिख भी देते हैं ताकि समझ है। ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एम एक्स का। अब हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का, एम एक्स प्लस सी का। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, अब हम ग्राफ बना रहे y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का। पहले लिख देते हैं यहाँ पे भी, ये किसका, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब हमको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का, वो बन गया ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का। अब हमको कैसे पता चला कि एम एक्स यहाँ से बनेगा, प्लस सी यहाँ से बनेगा, माइनस सी यहाँ से बनेगा। तो अभी हम क्या बोले, सी क्या है, सी है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि वो एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हम क्या बोले, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब जो इक्वेशन है, जो स्लोप है, जो ग्राफ है अपना, वो वाई एक्सिस को टच करेगा कहीं ना कहीं। जैसे देखो ये भी टच करेगा, इसको हम आगे नीचे बढ़ाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस में टच करेगा। तो अगर इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में दे रखा है, तो ग्राफ को हमको, मतलब जो स्लोप है अपने को वाई एक्सिस पे टच कराना है। ठीक है, और ज़्यादातर इसी फॉर्म में ग्राफ दिया रहेगा या इक्वेशन दिया रहेगा, तो हमको वाई एक्सिस पे टच कराना, पहली बात। दूसरी बात, प्लस सी दे रखा है तो मतलब वाई को प्लस कोऑर्डिनेट में टच कराना, और प्लस सी जैसे मान लो प्लस 2 दे रखा है तो वाई को 2 यूनिट पे टच कराना। कहने का मतलब ये जो पोजीशन है इसी को हम लोग बोलते हैं सी, और ये है अपने पास प्लस सी। और अगर माइनस सी दे रखा है तो वाई को नेगेटिव पे टच कराना। जैसे हम तो अभी 4 कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं बनाए हैं, हम तो 2 ही कोऑर्डिनेट में समझा रहे हैं। तो माइनस सी कहने का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं वो किस एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को। अगर इसको हम वाई से बात करना चाहें तो वाई को कहाँ पे टच करेगा, माइनस सी पे। माइनस सी कुछ भी, जैसे -3 हम बोल दिए। इक्वेशन मान लो दे रखा वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो 2x माइनस 3 कहने का मतलब क्या हो गया कि जो ये वाला लाइन है इस तरीके का बनेगा, और कहाँ पे टच करेगा, वाई को -3 पे टच करेगा। समझ आ रहा बात। तो ये कुछ इक्वेशन हो गया। अगर मान लो इसी में थोड़ा सा और खेला खेल दें, खेला क्या खेल दें, ये जो भी हम यहाँ पे स्लोप बनाए हैं, जो भी स्लोप बनाए हैं, इस केस में m क्या है, पॉजिटिव, और m क्या होता है, m होता है स्लोप। तो इस केस में m पॉजिटिव है, कहने का मतलब हम लोग थीटा क्या लिए, थीटा लिए हैं लेस देन 90 डिग्री। अगर हम बोल दें थीटा को ग्रेटर देन 90 डिग्री लेने का, ग्रेटर देन 90 डिग्री कहने का क्या मतलब है कि ये जो स्लोप है ये इस तरीके का नहीं बनेगा, मतलब ये जो लाइन हम बनाए इस तरीके का नहीं बनेगा। तब कैसा बनने लगेगा, तो उस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो रटना नहीं है, समझना है। ये सब हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो स्लोप इस तरीके का बनेगा। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो स्लोप कुछ इस तरीके का। यहाँ पे हम छोटा सा बना के समझा रहे हैं जैसे, ठीक है, ये ग्राफ हो गया। पेन का कलर ये ले लेते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है कुछ ऐसा बने, हो सकता है कुछ ऐसा बने, हो सकता है कुछ ऐसा बने। समझ आ रहा बात। हम यहाँ गोज नहीं रहे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लो ये हो गया अपने पास ग्राफ। ठीक है, तो ये जो है अपने पास ये वाला, ये भी ग्रेटर देन, जैसे थीटा यहाँ पे क्या हो गया, देखो समझने का कोशिश। इसके लिए अगर इक्वेशन लिखने जाएंगे तो ये भी तो वाई को टच कर रहा है, तो ये है वाई, लेकिन -mx क्यों, क्योंकि स्लोप ग्रेटर देन 90 है, और प्लस सी। समझ आया इक्वेशन इसका।
स्लोप तो नेगेटिव है लेकिन इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इसके लिए इक्वेशन लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन को टच कर रहा है। इसके लिए इक्वेशन लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम एक्स माइनस ऑफ सी। समझ आया? तो ये उसी का रिवर्स हम करके यहाँ पे दिखा दिया। बस दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे था थीटा लेस देन 90 डिग्री, यहाँ पे है थीटा ग्रेटर देन 90। वो पता कैसे चलेगा, तो एम से पता चल जाएगा। अगर एम पॉजिटिव दे रखा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, एम नेगेटिव दे रखा तो ऐसा ग्राफ बनेगा। सी कहाँ टच करेगा, तो सी जो है इंटरसेप्ट है तो वो वाई एक्सिस को कहीं भी टच करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये दो तरीके का जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था ये समझ आएगा। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में ही एक और होता है, उसको भी हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा इसको हम ताम झाम नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया पहला स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये हो गया अपने पास दूसरा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और एक और इक्वेशन होता है जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो उसका ग्राफ भी कैसा आता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन ही आता है। तो अब देखा जाए क्या होता है तीसरा इक्वेशन। तो तीसरा इक्वेशन होता है एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल्स टू सी। इस तरीके का भी इक्वेशन अगर दे रखा है, सी नहीं 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट होता है 1 के बराबर। जब एलसीएम लेके सॉल्व करते तब ये भी आता है, तो यहाँ होता 1 एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी इज इक्वल्स टू 1। अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो यहाँ पे देखो एक्स में ए है, कहने का मतलब क्या हो गया, अपने को एक्स को ए पॉइंट पे कट करना पड़ेगा, वाई को बी पॉइंट पे कट करना पड़ेगा, और वो इक्वल्स टू 1 कहने वाला अभी हम ग्राफ बना के इसका समझा ही देते हैं तुम लोग को। तो जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे भी पॉजिटिव लिए हैं, कहने वाला ये दोनों पॉजिटिव है अपने पास, तो इसलिए नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट नहीं ले रहे, नेगेटिव वाला एक्सिस नहीं ले रहे, हम केवल पॉजिटिव एक्सिस से समझाने की कोशिश करें। तो जैसे मान लो अगर ये अपने पास ग्राफ हो गया और इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है ये इक्वेशन के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब हमको कैसे पता कि ऐसा बन रहा है, तो हमको इसलिए पता है क्योंकि ये अपने पास कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और ये अपने पास एक्स एक्सिस। हमको ये पता चल गया है कि जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए। कहने का मतलब जो लाइन हम बनाएंगे, जो स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे, वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट करेगा। ए पॉइंट कहने का मतलब ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। कहने का मतलब ओरिजिन से इसका दूरी कितना है, ए दूरी है, ठीक है। जैसे ये हो गया 4 यूनिट, तो मतलब ओरिजिन से इसका दूरी क्या हो गया, 4 यूनिट। वैसे ही अगर जो ग्राफ हम बना है वो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, बी पॉइंट पे। कहने का मतलब ये जो पॉइंट है अपने पास वो कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, या फिर हम ऐसा कर लिए जो दूरी है वो कौन सा दूरी है, बी दूरी है। तो जो अभी इस केस में हम लोग इंटरसेप्ट कह रहे थे सी को, वही इस केस में क्या हो गया है, ए और बी हो गया है। तो मतलब ए और बी यहाँ पे इंटरसेप्ट की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन दोनों एक्सिस के लिए एक साथ। यहाँ पे दोनों एक्सिस के लिए एक साथ नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे केवल एक एक्सिस के लिए हमको पता चल रहा था, यहाँ पे दोनों एक्सिस के लिए हमको पता चल रहा है। तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, तो 3 तरीके का अपने पास इक्वेशन हो गया, जिससे हम लोग स्लोप भी निकाल सकते हैं और उसका इंटरसेप्ट भी अपने को पता चल सकता है, और ये भी पता चल सकता है कि स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी बताएं वो समझ आएगा, और इसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब तक हम इसको साफ करते हैं और क्वेश्चन नोट करते हैं। तो जो स्लोप अभी निकालना सीखे हम लोग, या जो इक्वेशन से स्लोप निकालना सीखे हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन है डिस्कस फटाक से कर लेते हैं। अब इक्वेशन देखिए क्या क्या पता चलेगा। सबसे पहले ये इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस टी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे m क्या है, तो यहाँ पे इस केस में m है अपने पास √3। अभी बताओ m पॉजिटिव कि नेगेटिव, m पॉजिटिव। m पॉजिटिव कहने का मतलब थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 90 डिग्री। मतलब स्लोप कैसा बनेगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव। देखो ये सब अभी हम लिख रहे हैं, लिखना नहीं, मन में करना है। और ये क्या है, सी कहने का मतलब इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कहने का मतलब सी की क्या वैल्यू क्या रहेगा, 4 प्लस में। प्लस कहने का मतलब यहाँ कहीं, तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं +4। और पॉजिटिव स्लोप कहने का मतलब कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। वो हम किसी भी एंगल में बना सकते हैं, एंगल से हमको रिलेटेड नहीं है। ये जरूर देखना है कि अपने को कहाँ से पास करना है उसको। सी इज इक्वल्स टू 4 कहने का मतलब वाई एक्सिस पे जो 4 को पॉइंट है उससे पास करना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ये वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यहाँ पे सी है ही नहीं, सी है ही नहीं कहने का मतलब यहाँ से पास करेगा। और वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स है, माइनस ऑफ एक्स कहने का मतलब थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया ग्रेटर देन 90। थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया मतलब स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब कुछ ये ऐसा हो जाएगा। और ये कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक किसी सेरेमनी में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। फिर बात कर ले वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एम फिर से नेगेटिव है, तो फिर से ग्राफ कुछ
ऐसा बनेगा। यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना थोड़ा, यहाँ पे हो गया थीटा ग्रेटर देन थीटा, ऐसे होना चाहिए। ये इसको थोड़ा सा इरेज करें, तुम लोगों का असर मेरे तक पहुँच गया है। ये वाला ग्राफ इरेज होगा, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तभी तो अपने को थीटा क्या मिलेगा, लेस देन 90 डिग्री मिलेगा। फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। एम कहने का मतलब -1, मतलब ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा क्योंकि थीटा ग्रेटर है और कहाँ से पास करना चाहिए, 5 से, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। और ये जो चीज़ है अपने पास नेगेटिव स्लोप मिल रहा है अपने को, एंगल 90 मिल गया, एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप क्या मिल गया अपने को, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से पता चला -1 से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम का वैल्यू क्या है, -1 है, तो इसलिए हम लोग ये वाला इक्वेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको दिखाने का कोशिश करते हैं। तो ये है इक्वेशन अपने पास, x/2 - y/3 इक्वल्स टू 1। अभी हम लोग देखे थे तो x/2 कहने का मतलब x पे कौन से पॉइंट पे कट करना है, 2 पॉइंट पे, y पे कौन से पॉइंट पे कट करना है, 3 पॉइंट पे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को टच करता हुआ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हो गया अपने पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो कुल मिला के आगे, और एक फिर से यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ क्या हुआ है कि हम लोग जो इक्वेशन देखे तो वो इक्वेशन तो x/a प्लस y/b, यहाँ पे है माइनस, तो माइनस है मतलब -3 ले रही है यार, गड़बड़ हो गया। माइनस है तो कहने का मतलब क्या होगा, हमको माइनस कोऑर्डिनेट में लेना पड़ेगा, मतलब -3 लेना पड़ेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा राजा, ऐसा बनेगा, इसको 2 बोलो, ठीक है, समझ आया बात। x इज इक्वल टू 2 में, y इज इक्वल टू -3 में, y -3 में कट करेगा, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये कुछ इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ था जो हम लोग सीख चुके हैं, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन से डिस्कस कर लिया, उसके बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, जिससे और क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्या देखने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाले। तब तक इसको हम साफ करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये मालूम है सबको। अभी हम लोग देखे थे स्ट्रेट लाइन का, वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम लोग क्लास 9 10th में भी पढ़ेंगे, 11 12th में भी 1-2 आएगा, तो उसको भी हम एक साथ स्ट्रेट लाइन में कवर कर लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में 9th में भी आया था ना सर, डिग्री वगैरह से रिलेट करते शुरू किया गया था और 10th में सॉल्व किया गया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम लोग ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो इसका जो शेप बनता है ग्राफ का, वो बनता है पैराबोला। मतलब जो शेप बनेगा ग्राफ का, उसको हम बोलते हैं पैराबोला। सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब तक रहेगा, जब तक a का वैल्यू 0 ना हो। मतलब a का वैल्यू 0 ना हो तो b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। अगर हम कह दें इफ़ b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0, a तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो अगर b और c को हम 0 कर दें तो इक्वेशन कैसा मिलने लगेगा अपने को, तो इक्वेशन कुछ ऐसा मिलने लगे, ax² इज इक्वल टू 0, ये कुछ इक्वेशन मिलेगा। अगर a के लिए भी हम कंडीशन लगा दें, जैसे मान लो यहाँ पे कह दें इफ़ a इज इक्वल टू पॉजिटिव और a इज इक्वल टू नेगेटिव, तब ग्राफ कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, एक जनरल इक्वेशन देखें क्वाड्रेटिक का। इसका अगर हम लोग ग्राफ बात करेंगे तो ग्राफ कैसा बनता है इसका बनता है, ग्राफ का जो शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। अब पैराबोला कैसा बनता है, तो पैराबोला अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके का जो ग्राफ होता है उसका हम बोलते हैं पैराबोला। कैसे भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही बनेगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, किसी भी तरीके से। मतलब यू शेप में एक तरह से दिखेगा या फिर सी कह लो, सी के शेप में दिखाई देगा, तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। अब ये कैसे भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि एक्सिस से पार करता हुआ बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। तो यही देखना है अपने को कि कब कैसा बनेगा, मतलब कौन सा ग्राफ पैराबोला। तो अब कैसे भी बन सकता है ये पता चल गया अपने को, लेकिन कब कैसा बनेगा यही देखना है। तो वही कंडीशन अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जनरल इक्वेशन हो गया, इसमें ग्राफ कैसा बन रहा, पैराबोला बन रहा। अब हम कंडीशन क्या ले लिए कि b और c को 0 कर दिया, तो केवल क्या बचा, ax² इज इक्वल टू 0, मतलब अभी भी क्वाड्रेटिक है, a 0 होना नहीं चाहिए, अभी भी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब अभी भी ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो जब कभी भी ऐसा केस आएगा, मतलब क्या, ax² इक्वल टू 0, तभी भी ग्राफ पैराबोला बनना। अब कैसा पैराबोला बनेगा वो यहाँ पे डिसाइड होगा, ठीक है। तो जब a पॉजिटिव रहेगा तो जो ग्राफ अपने पास बनेगा वो y एक्सिस पे बनेगा, क्योंकि इक्वेशन हम क्या ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ax² + bx + c, ये इक्वेशन अपने पास। मतलब इस केस में जो ग्राफ बना है वो y से पास होता हुआ बनना है, और अगर a पॉजिटिव है तो y में पॉजिटिव एक्सिस में बनना है।
ठीक है, कहने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पेन का कलर चेंज कर लेते, ये हो गया। तो यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ ओरिजिन से पास करता हुआ दोनों साइड बराबर बनेगा, दोनों साइड बराबर ही दूरी पर रहना चाहिए। अब बराबर दूरी पर रहना चाहिए तो कुछ ना कुछ नामकरण भी होगा, वो भी देख लिया जाए। और अगर ए नेगेटिव है तो कहने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, नीचे साइड बनेगा। लेकिन कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से ही पास करेगा। तो इन दोनों केस में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये जो स्पेशल केस है इसमें ओरिजिन से ग्राफ पास करेगा, मतलब जीरो से जब इक्वेट करेंगे तब बी और सी को जीरो से इक्वेट जब कर देंगे तो केवल AX² मिलेगा। तो इस केस में अपने पास ओरिजिन से पास करता हुआ पैराबोला मिलेगा। अब ओरिजिन से पास करता हुआ पैराबोला मिल तो रहा है, लेकिन किस तरीके का मिलेगा? तो वो Y एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा, और अगर A पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस में, और A नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस में। अब इस केस में जो यहाँ पे ये जो चीज़ है, मतलब ये जो Y एक्सिस है, इस केस में ये जो Y एक्सिस है, यहाँ पे जो Y एक्सिस है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब उस लाइन के अलॉन्ग दोनों तरफ जो पैराबोला है वो बराबर है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, मतलब यहाँ पे टच कर रहा है एक्सिस को, ये जो पैराबोला एक्सिस को टच कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये भी याद रखना, इस पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? इस पॉइंट्स को बोला जाता है वर्टेक्स, इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। तो ये दो चीज़ याद रखना, एक हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक हो गया वर्टेक्स। लेकिन ये कौन से केस के लिए हो गया? जब AX² = 0 या फिर Y = AX² के लिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। अभी इसी ग्राफ को थोड़ा सा उल्टा करते, उल्टा करने का मतलब क्या? ये तो हम लोग को Y के लिए था। अगर मान लो कोई इक्वेशन ऐसा दे रखा है इसी में पैराबोला में, क्वाड्रेटिक में, कि x = AY², कुछ ऐसा दे रखा है इक्वेशन अपने को, तो अब क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? तो अभी भी दो कंडीशन होगा, A पॉजिटिव A नेगेटिव वाला। तो अगर A पॉजिटिव A नेगेटिव वाला कंडीशन अभी भी है तो अब जो ग्राफ बनेगा, जैसे देख लो, अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, A पॉजिटिव है और इस केस में A क्या है? नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे x एक्सिस से रिलेट करता हुआ ग्राफ बनेगा, ठीक है। x एक्सिस से अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस से जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस से जाएगा। समझ आए कहानी? इस केस में भी यही है, इन दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा ये, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोल देंगे वर्टेक्स। तो कुल मिला के अभी जो हम लोग पैराबोला का ग्राफ निकालना सीखे हैं वो एक कंडीशन पे सीखे। वो कंडीशन क्या है? कि बी और सी को जीरो ले लें। अगर बी और सी जीरो नहीं है तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो भी ग्राफ तो बनेगा ही पैराबोला। तो कैसा बनेगा इसको हम लोग एक क्वेश्चन से सीखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? इस मतलब हम लोगों को कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखा है, उससे अगर ग्राफ बनाना तो कैसे बनेगा वो हम लोग सीख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन है y = AX² - 20x + 15। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इस क्वेश्चन में क्या बोलेगा? फाइंड वर्टेक्स। मतलब इस क्वेश्चन में अपने को बोल देगा फाइंड वर्टेक्स। लेकिन हम लोग वर्टेक्स अगर निकाल लेंगे तो हम लोग पैराबोला भी बना लेंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री से बना लेंगे। अब वो कैसे बनता है वो देखा जाए। तो जब कभी भी y = 5x, मतलब AX² + BX + C के फॉर्म में इक्वेशन है, तो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे x = -b/2a। अब ये क्या है? ये वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला है। अब यही बात है कि अब यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं बताएंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं। तो अगर कोई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, उसका वर्टेक्स निकालना, मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना। वर्टेक्स मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेट निकालना, x और y कोऑर्डिनेट। अगर x कोऑर्डिनेट निकालना तो उसके लिए क्या फॉर्मूला अपने पास? -b/2a। अब -b/2a कहने का मतलब क्या है? इस इक्वेशन से -b का वैल्यू, तो माइनस तो ऑलरेडी है, और -b की जगह पे क्या लिख देंगे? -20/2a कहने का मतलब हो गया 2 × 5। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20/10। कुल मिला के क्या आ गया अपने पास? 2 आ गया। तो यहाँ पे तो x का कोऑर्डिनेट आ गया 2 आ गया। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो यूज़ कर लेंगे x का वैल्यू y में। तो जब x का वैल्यू y में यूज़ किया जाएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा वो लिख लिया जाए। तो यूजिंग x इन y, x इन गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, x इन गिवन इक्वेशन, देन y = y क्या आ जाएगा? अगर x का वैल्यू हम 2 रख दें, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 20 हो गया, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो गया 40, तो -20 हो गया, -20 और +15 हो गया -5। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? -5। मतलब अगर अपने को पैराबोला बनाना है तो x कोऑर्डिनेट क्या लेना पड़ेगा? x का कोऑर्डिनेट क्या लेना पड़ेगा? 2। y का कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा 5। तो x का कोऑर्डिनेट 2 मान लो ये हो गया, y का कोऑर्डिनेट -5, 1 2 3 4 5 मान लो यहाँ कहीं ये हो गया। ये जो पॉइंट है ये अपने पास पैराबोला का वर्टेक्स है, और ये जो लाइन है
अब देखो हमको पता कैसे चलेगा कि पैराबोला ऊपर बनना है कि नीचे, मतलब पैराबोला का शेप ये बनेगा कि ये बनेगा कि ये बनेगा कि ये बनेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो अभी हम क्या बताए थे कि अगर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर था तो मतलब y के हिसाब से अपने पास मतलब ये वाला बन रहा था ऐसा कुछ, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर था, और अगर x इज इक्वल्स टू ay स्क्वायर रहेगा तो ऐसा कुछ बन रहा था। ठीक है, अब पॉजिटिव, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव था तो मुंह ऊपर की तरफ, a का वैल्यू नेगेटिव था तो मुंह नीचे की तरफ। तो यहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब कुछ ऐसा बनना है, गिवन इक्वेशन y में है तो मतलब यही बनना है, लेकिन वर्टेक्स क्या रहेगा, ये रहेगा। तो कहने का मतलब हम जो भी पैराबोला बनाएंगे, मतलब जो भी यहाँ से हम पैराबोला बना रहे हैं वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से पास कर तो ऐसा जाएगा, मतलब दोनों तरफ उसका हिस्सा बराबर होना चाहिए। तो ये पैराबोला का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पैराबोला बनाना भी आया होगा और किस तरीके से बनाना ये भी आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बच रहा है, स्लोप निकालना। भाई हम लोग जब इतना कुछ पढ़ रहे हैं तो अपना मेन हीरो तो स्लोप ही है। तो इस केस में अगर स्लोप निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, तो अगर मान लो इस ग्राफ के लिए अगर स्लोप निकालना है तो हम लोग को एक इस पर छोटा सा एक पॉइंट लेना पड़ता है। ठीक है, वो छोटा सा पॉइंट कहीं भी हो सकता है, किसी भी साइड हो सकता है। तो हम एक छोटा सा पॉइंट यहाँ सपोज कर लिया, 1 मिनट के लिए हमको अगर स्लोप निकालना है, तो अगर हमको कभी भी स्लोप निकालना हो गिवन पैराबोला के लिए तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग कहानी होता है। वो कहानी क्या होता है, तो हम लोग निकालते हैं tan थीटा। ये तो मालूम है स्लोप के लिए tan थीटा, लेकिन tan थीटा कैसे निकलता है, dy/dx। तो ये तुम लोग के लिए अभी नया है, तो यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करने वाले, बस तरीका बता दे रहे, फिर आगे हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। जैसे मान लो ये पैराबोला है, अगर हम इसको हमको इस पैराबोला के लिए क्या निकालना, स्लोप निकालना, तो किसी भी एक पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो टेंजेंट का हम लोग एंगल निकालेंगे, मतलब ये जो tan थीटा होगा, और कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंसिएशन करके निकालेंगे। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है अभी आगे पता चल जाएगा। तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब लिखने का तरीका ये होना चाहिए वैसे, dy/dx ऑफ y, मतलब डिफ्रेंसिएशन करें y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो मतलब पैराबोला के लिए स्लोप निकालना है तो ये कुछ हम लोग इस्तेमाल करके स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं पैराबोला तक कहानी समझ आया होगा। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर है अपने पास इलिप्स है, फिर सर्कल है, फिर एक्सपोनेंशियल है, फिर खत्म हो जाएगा। तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, साफ कर देते तब तक इसको। तो अब अपने को क्या देखना है, अब अपने को देखना है 2-3 तरीके का और ग्राफ। एक हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक हो जाएगा इलिप्स, एक हो जाएगा सर्कल। बस यही 2-3 तो अब देखना अपने को। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ कब बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो सबसे पहले इसका हम जैसे मान लो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, अगर मतलब दो वेरिएबल या फिर दो चीज़ ऐसा दे रखा है जिसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो इस केस में हम उसका ग्राफ बनाते हैं। अब इस केस में उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट अपॉन में x। अगर कांस्टेंट अपॉन x वैल्यू आ गया और अब हम x का वैल्यू कुछ पुट करते हैं, x का वैल्यू मान लो 0 पुट करेंगे तो y का क्या आने लगेगा, इनफाइनाइट, y का वैल्यू इनफाइनाइट आने लगेगा। और अगर x का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आने लगेगा, 0 आने लगेगा। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो ग्राफ कैसा बनता है वो भी समझ लीजिए और इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल होता है थर्मोडायनामिक्स में जो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, मतलब तुम लोग पढ़ेगा, फिजिक्स में भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री में पढ़ेगा, थर्मोडायनामिक्स में एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब PV क्या है, प्रेशर है और वॉल्यूम है। तो इसके जब ऐसा कंडीशन आने लगता है फिजिक्स में तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। किस तरीके का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो ग्राफ क्या होता है, फिलहाल इससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये तुम लोग जानता नहीं है। तो मतलब अभी समझो ये कि बनता कैसा है ग्राफ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ग्राफ यहीं पे छोटा सा बना देते हैं, पेन से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का जादुई बनेगा। जादुई कहने का मतलब कुछ इस तरीके का बनेगा, मतलब एक्सिस को टच नहीं करेगा लेकिन कोशिश करेगा टच करने। देखो कोशिश करेगा टच करने लेकिन कभी टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट तो जाएगा। वही बात यहाँ पे हुआ था। जैसे क्या एक्स का वैल्यू 0 कब होगा, जब वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट कभी होगा ही नहीं, मतलब ये इसके पैरेलल ही जाता जाएगा, नज़दीक होता ही जाएगा लेकिन कभी टच नहीं करेगा। सेम कहानी यहाँ पे भी, एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, वाई इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स में इनफाइनाइट जाइए तब वाई 0 आएगा। तो इस तरीके का जो ग्राफ बनता है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जो अगला चीज़ है अपने पास है वो है इलिप्स।
यह है इलिप्स। इलिप्स के बारे में क्या है, तो इलिप्स का एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अभी तुम लोग देखा था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था। लेकिन ये ऐसा इक्वेशन आने लगेगा अगर स्क्वायर में, तो उसको हम लोग बोलते थे इलिप्स का इक्वेशन। अब इलिप्स में कैसे बनता है ग्राफ, क्या बनता है वो समझ लिया जाए, तो इसको भी एक एग्जाम्पल से बता देते हैं। जैसे मान लो अगर कोई इक्वेशन अपने पास इस तरीके का दे रहा है, किस तरीके का, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी का वैल्यू अपने पास 3 है। तो इस केस में अगर हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो देख लीजिए ग्राफ कैसा बनेगा। फिलहाल इसको इरेज करते हैं। जैसे मान लो ये हो गया अपने पास एक एक्सिस, ये हो गया अपने पास दूसरा एक्सिस, तो ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है अपने पास एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स में 2 जाना है, तो एक्स में 2 मतलब यहाँ पे प्लस में भी 2 जाना है और माइनस में भी 2 जाना है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर में दोनों तरफ जाएंगे, +2 भी लेंगे -2 भी लेंगे। वाई में क्या लेना है, वाई करने का मतलब बी का वैल्यू क्या लेना, 3, वो भी +3 भी लेना है और -3 भी लेना है। तो कुल मिला के जब हम इसका बनाते हैं ग्राफ तो कुछ ये इस तरीके का बनता है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट है अपने पास ये वाला, इसको हम बोलेंगे 2 और इसको बोलेंगे -2। सेम यहाँ जो है इसको बोलेंगे 3 और इसको बोलेंगे -3। तो एलिप्स का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का बनता है। तो ए जो हो गया एक्स में कट करेगा, मतलब प्लस और माइनस दोनों में, बी जो है वाई में कट करेगा, प्लस और माइनस दोनों में। तो यहाँ पे जो ये वाला एक्सिस है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये कहाँ काम आएगा, तो ग्रेविटेशन जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन में कुछ इस तरीके का अपने को पाथ देखने को मिलेगा। जो भी प्लैनेट्स है उसका रिवॉल्विंग पाथ कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो ये हो गया अपने पास इलिप्स का इक्वेशन। और एक्सिस भी पता चल गया, एक होता माइनर एक्सिस, एक होता मेजर एक्सिस। तो जो सर्कल है इसी का एक स्पेशल केस है। इलिप्स का ही स्पेशल केस क्या है, सर्कल है। इलिप्स से ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सर्कल निकाल सकते हैं। कैसे, अगर इस कंडीशन में हम कह दें a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 2, मतलब क्या, a को भी 2 ले, b को भी 2 ले, तो ग्राफ कैसा बनने लगेगा। तो ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ कैसा बनने लगेगा, तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ भी 2, मतलब कुछ पहले ग्राफ बना लेते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। अब ऐसा बनने का मतलब क्या हो गया, अभी जो कंडीशन ली है ए और बी दोनों को 2, कहने का मतलब ये इसको भी 2 लेना है, इसको भी -2 लेना है, इसको भी 2 लेना है प्लस का, और इसको भी -2 लेना है। तो ये जो कंडीशन हो गया इलिप्स का, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। अब कंडीशन में क्या हुआ कि ए और बी दोनों को क्या कर लेना, बराबर कर लेना। तो इक्वेशन कैसा बनने लगेगा, तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्योंकि जब दोनों इक्वल हो जाएगा और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा ही अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के डिस्कस कर ले, इलिप्स भी हो गया, सर्कल भी हो। इलिप्स का इक्वेशन ही हो गया, इलिप्स का स्पेशल केस है अपने पास सर्कल, उसका इक्वेशन ही होगी। अब दोनों का एरिया निकालना है। तो अगर मान लो एरिया निकालना हमको इलिप्स का, तो एरिया ऑफ इलिप्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई ए बी। ठीक है, पाई ए बी क्या है, ए बी ये है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला होता है, वही चीज़ जो यहाँ है वही होगा, यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आर है वो यही तो है रेडियस। जैसे देखो हुआ क्या, भाई ए हिस्सा ये ले, बी हिस्सा ये ले, यहाँ दोनों अलग अलग था, लेकिन इस केस में दोनों सेम ही तो है, दोनों तो आर ही है, दोनों का मल्टीप्लाई करना तो आर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे अगर एरिया निकालना है तो हो जाता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया निकालना होता है तो पाई ए बी। तो ये हो गया अपना एलिप्स और सर्कल का कहानी। अब एक और चीज़ बच रहा है एक्सपोनेंशियल, उसको भी डिस्कस करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ख़त्म करते हैं। 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेना इतना। तो जो अब है अपने पास, अब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब पावर में। तो हम 3 कंडीशन लिए हैं। सबसे पहला है y इज इक्वल्स टू ई एक्स करके, दूसरा है y इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस एक्स, और तीसरा y इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 तरीके का ग्राफ अपने को समझना है। तो अगर मान लो ये इक्वेशन है और यहाँ पे एक एक करके हम समझते हैं। मान लो अगर हम x का वैल्यू 0 लेंगे, x का वैल्यू 0 मतलब पावर में 0, तो y का वैल्यू क्या आने लगे 1। मतलब x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो मान लिया हम यहाँ कहीं वो पॉइंट होगा x0 y1 वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है, x का वैल्यू हम इनफाइनाइट लेते हैं। यही 3 वैल्यू लेना अपने को, x का वैल्यू एक बार हम इनफाइनाइट लेते हैं। अगर हम x का वैल्यू इनफाइनाइट लेंगे तो y का वैल्यू क्या आने लगेगा, इनफाइनाइट, क्योंकि e पावर इनफाइनाइट, और e पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट ही आएगा। कुल मिला के अगर हम x में इनफाइनाइट जा रहे हैं तो y में इनफाइनाइट हो, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ से कुछ ऐसा बन रहा होगा।
ठीक है, एक्स में इन्फाइनाइट वाई में भी इन्फाइनाइट जाएगा। सेम कहानी अगर एक्स का वैल्यू हम माइनस इन्फाइनाइट लेते हैं, माइनस इन्फाइनाइट मतलब माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। तो अगर हम एक्स का वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट लेंगे तो कहने का मतलब हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और इसको अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और इसको अगर देखेंगे तो ये क्या आने लगेगा, ज़ीरो। ठीक है, तो जब एक्स का वैल्यू इन्फाइनाइट लेंगे माइनस इन्फाइनाइट तो वाई का वैल्यू क्या आने लगेगा, ज़ीरो। तो मतलब जब एक्स इन्फाइनाइट में जाएगा तो वाई का वैल्यू क्या आने लगेगा, ज़ीरो। तो कुछ एक ग्राफ ऐसा बनेगा, टच नहीं किया, कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है। सेम कहानी अगर हम बात कर लें इधर के लिए, इधर के लिए कहने का क्या मतलब होगा, वाई इज इक्वल्स टू माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो अगर हम एक्स का वैल्यू ज़ीरो लेंगे, तो एक्स का वैल्यू ज़ीरो लेंगे तो वाई क्या आने लगेगा, तो वाई अभी भी वन आएगा, तो वाई अभी भी वन आएगा, तो मतलब यहाँ कहीं वो पॉइंट हो गया 0 1 वाला। ठीक है, अगर फिर हम ले लें क्या, एक्स का वैल्यू इन्फाइनाइट, एक्स का वैल्यू इन्फाइनाइट लेंगे तो ये वाला केस हो जाएगा। देखो, एक्स का वैल्यू इन्फाइनाइट लेंगे तो ये वाला केस नहीं हो जाएगा इसमें। तो कुल मिला के ये कुछ इस तरफ जा रहा है, एक्स का वैल्यू हम इन्फाइनाइट ले रहे हैं तो वाई का वैल्यू भी क्या आ रहा है, 0 की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके का जा रहा है। ठीक, अब फिर अगर हम क्या ले लें, माइनस इन्फाइनाइट, तो माइनस इन्फाइनाइट लेंगे तो सेकंड केस हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव, कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ बनेगा। ठीक है, दोनों सेम है, बस डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। इसको डिस्कस कर लें। इसको में क्या देखने को मिलेगा, अगर हम x का पावर 0 ले लें तो x का पावर 0 ले लेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो x का पावर 0 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब यहाँ पे यही मिल जाएगा अपने को, ओरिजिन पॉइंट मिल जाएगा कौन से पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे। x इज इक्वल्स टू अगर हम इन्फाइनाइट लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल्स टू अगर इन्फाइनाइट ले रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ इन्फाइनाइट। मन में सॉल्व करें, यही वाला चीज़ काम करें यहाँ पे। अगर x का वैल्यू इन्फाइनाइट लेते तो हो जाएगा वो माइनस ऑफ इन्फाइनाइट, 1 लेंगे हम लोग। कहने का मतलब क्या ले लेंगे, सॉल्व ही कर देते हैं। हमको तो समझ आ रहा भाई, बोलो तो ऐसे कर देते तो वैसे। अगर माइनस ऑफ इन्फाइनाइट हो जाएगा तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट हो जाएगा, 0 आने लगेगा तो y का वैल्यू 1 आने लगेगा। कहने का मतलब अगर x का वैल्यू हम इन्फाइनाइट लेंगे तो y का वैल्यू 1 आने लगेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब 1 में ही आगे बढ़ेगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये इधर इन्फाइनाइट में जाएगा। अगर हम लोग माइनस इन्फाइनाइट ले लें तो माइनस इन्फाइनाइट पे इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि माइनस इन्फाइनाइट पे क्या होने लगेगा, 1 माइनस इन्फाइनाइट, जो संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ हो गया। ये वीडियो थोड़ा हम देख रहे हैं कि लंबा हो गया, मतलब जितना यूज होना चाहिए उससे थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। और ये एक बेसिक मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अपने को बहुत सारा जगह काम आएगा, मतलब 11 12 हर जगह काम आना है, क्योंकि ग्राफ स्लोप ये सब अपने को आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं जो भी था इस वीडियो में समझ आया होगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है और थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करते हैं ना, ज़्यादा नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा ज़्यादा पढ़ने से। ठीक है, फिर मिलते हैं, राम राम।